वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का जो है लगभग ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के बुक में जब आप देखोगे तो। ठीक है, देखा जाए जरा सा बात करते हैं क्या है ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप लोग देखते होगे गली मोहल्ले में भी ट्रांसफार्मर वगैरह लगा दिखता है, आपको देखा है ना आपने। अच्छा ठीक है, फिर वो जो ट्रांसफार्मर है ना, वो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं गली मोहल्ले में वहाँ पर तो लगा रहता ही है, साथ ही साथ ये जो ट्रांसफार्मर है बहुत सारा डिवाइस है, जैसे कि स्टेबलाइज़र वगैरह होता है, ये सारी चीज़ में भी इस्तेमाल होता है। मोबाइल का चार्जर है वहाँ भी इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का काम होता है क्या, तो वोल्टेज को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं इसका PDF नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे वेबसाइट www.physicsbyamunwar.com। वहाँ पर 3 लाइन्स पे जाकर के वहाँ पे गूगल पे जैसे सर्च करोगे उसके बाद वेबसाइट खुलेगा, 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, क्लास 12, फिर उसमें अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में चले जाओगे, फिर सबसे आखिरी में ये वाले वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दिक्कत होगा तो बोलना, कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा वहीं से आपको लिखना है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हम सारा चीज़ समझा देते हैं, बहुत आसान है, एकदम हल्का चीज़ है ये, कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता क्या है, वोल्टेज को घटाने का काम होता है या फिर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबको अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग बढ़िया ढंग से। ठीक है, और कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों वोल्टेज को घटाने या वोल्टेज को बढ़ाने का ज़रूरत ही क्यों पड़ता है हम लोगों को, ये चीज़ भी हम लोग अभी अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रहा है हमको ट्रांसफार्मर का, वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक तरह का क्या हो गया, डिवाइस हो गया। ठीक है, जिसका काम क्या है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज जब भी कम होता है ना, तो याद रखना अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अगर एनर्जी वगैरह या पावर वगैरह अगर ट्रांसमिशन होता है तो पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, एक अच्छा सा ट्रांसफार्मर है, तो पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, अगर कहीं से क्या कहते हैं पावर आ रहा है सर्किट में, ये क्या हो रहा है, पावर इनपुट पावर है, और यहाँ से पावर फिर बाहर सप्लाई हो रहा है। बीच में ट्रांसफार्मर क्या किया, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर दिया। तो जितना भी क्या कहते हैं पावर आएगा, पावर जो इनपुट है और पावर जो आउटपुट है, दोनों बराबर होता है हमेशा। और पावर बराबर क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पर करंट क्या कहते हैं कि बात करें तो करंट इंटू क्या, वोल्टेज, ये इनपुट वाला ये दोनों चीज़, और ये आउटपुट वाला करंट और क्या वोल्टेज, दोनों आउटपुट वाला, दोनों मेरा क्या रहेगा हमेशा, ये भी करंट इंटू वोल्टेज मेरा क्या होता है पावर I इंटू भी, और इनपुट में भी करंट इंटू वोल्टेज मेरा क्या होता है पावर, यानी इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर रहता है हमेशा। तो बराबर होने के लिए यहाँ पे क्या सिचुएशन होना चाहिए, यहाँ पे सिचुएशन ये होना चाहिए कि अगर वोल्टेज मेरा बहुत ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तब ना अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए एक सिचुएशन है हम आपको दे रहे हैं, 4 गुना 3 ये होता है 12। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 को बढ़ा दिए, इसको कर दिए 6, अब गुना क्या, तब ये इसको कम करना पड़ेगा, 3 से क्या करना पड़ेगा 2, 6 दूना 12। नहीं, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो आप, दोनों में वोल्टेज इसमें कम है तो करंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या है, कम है इसके तुलना में। लेकिन इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या है, आपस में बराबर है। तो जब भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज अगर बढ़ाएगा तो करंट कम हो जाता है, और अगर वोल्टेज को कम करेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात हम लोग को अभी अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, उसको लिख लेते हैं और समझा देते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, लिख लिया जाए, मिटा करके इसको यहाँ पे हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं इसके बारे में। देखा जाए ट्रांसफार्मर के बारे में क्या लिख लिए हम लोग कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट लो करंट हैविंग हाई वोल्टेज, लो करंट कम वोल्टेज ज़्यादा, ऐसा स्थिति है, उसको किस में बदल देगा, इनटू हाई करंट हैविंग लो वोल्टेज। अगर करंट मेरा कम वोल्टेज ज़्यादा तो उसको बदलेगा क्या चीज़ में, करंट कम था ना, तो
तो करंट को बढ़ा देगा, करंट कम था तो करंट को ज़्यादा, अच्छा अब वोल्टेज अगर ज़्यादा था तो वोल्टेज को क्या कर दिया, कम, एंड वाइस वर्सा। और ठीक इसका उल्टा भी हो जाता है, रिवर्स। रिवर्स यानी कहने का मतलब अगर करंट मेरा ज़्यादा और वोल्टेज कम तो उसको बदल देगा कैसा में, उसको बदल देगा कैसा में, करंट कम और वोल्टेज ज़्यादा में, उल्टा। पहले करंट के हिसाब से देखें, अगर करंट कम है तो उसको ज़्यादा भी कर सकता है, अगर करंट ज़्यादा है तो उसको कम भी कर सकता है, ठीक। उसके बाद वोल्टेज अगर कम है तो उसको वोल्टेज को ज़्यादा कर सकता है, वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज को कम कर सकता है। ट्रांसफार्मर का ये गुण होता है। हाँ, ये याद रखना है आपको अपनी जानकारी के लिए कि जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो करंट कम रहता है उस वक्त, अगर वोल्टेज जिस वक्त कम रहेगा उस समय करंट ज़्यादा होता है, तब ना करंट गुना वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, पावर में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। वाइस वर्सा कहने का मतलब उल्टा, उसको इसमें तो इसको उसमें भी वापस बदल सकता है, दोनों चीज़ का क्षमता उसका, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट, जब भी पावर क्या कहते हैं इनपुट और आउटपुट में पावर जब भी चेंज करता है, यानी वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, जब भी वोल्टेज बढ़ाएगा या फिर वोल्टेज को कम करेगा, उस स्थिति में जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है, आप फ्रीक्वेंसी पढ़े होगे ना, क्या कहते हैं जैसे ओमेगा, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बाई 2 पाई होता था ना, तो ये मेरा कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो वो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का काम होता है, एसी जनरेटर से जिससे कि एसी पैदा किया जा रहा है उससे मतलब होता है। खैर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है कौन, ट्रांसफार्मर। कैसे काम करता है देखिए जरा, ट्रांसफार्मर का ये यहाँ पर एक फोटो बना दिए। तो ये ट्रांसफार्मर में क्या है कि एक इस तरीके से आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर इसको कहते हैं, कोर याद रखना आप, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसी में ही क्या कहते हैं कॉइल ऐसे करके लपेट दिया गया, ये प्राइमरी कॉइल है और ये मेरा क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। होता क्या है, प्राइमरी कॉइल में यहाँ पर जैसे ही एसी देंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं एसी का इनपुट करेंगे, तो जैसे ही एसी का इनपुट यहाँ से देंगे, यानी कि यहाँ पर करंट दिए, तो यहाँ करंट दिए तो उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली करंट निकलता है, एसी आउटपुट, ठीक है, यहाँ से एसी बाहर निकलेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही एसी करंट यहाँ देते हैं तो करंट देने से क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा वो तो इससे भी होकर के पास करेगा, इस वाले से भी, अच्छा यहाँ से जो बनेगा यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब घूम के इसके पास तो आना है, इसको घूम के वापस इसके पास आना है। तो ये चूंकि सॉफ्ट आयरन कोड है, यानी कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, चौथा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिज्म में। वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इधर उधर जाने के बजाय इसी से ही पास कराता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ये बनाएगा सोलेनॉइड, तो इधर उधर से जाने के बजाय सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ, इसी से पास करेगा और इसी मटेरियल में रहेगा। जब रहेगा तो यहाँ से निकला तो अब वापस इसमें जाना है, तो इधर से घूम के जाने के बजाय इसी में से घूम के जाने का कोशिश किया, तो ये जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होकर के यहाँ आकर के पास किया। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन याद करो आप, इसमें अगर क्या हो रहा है, क्या कहते हैं करंट चेंज करता है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, तो जैसे ही चेंज करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इससे भी जुड़ा हुआ है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी होके पास कर रहा है, तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब चेंज करेगा, तो जिसके कारण इसको मैं इस वाले कॉइल को महसूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास से बदल रहा है, यानी फ्लक्स बदल रहा है, तो क्या होगा, इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, फैराडे लॉ के अनुसार होगा ना। और वो जो ईएमएफ जब जनरेट होगा तो इसमें जब ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में जब जनरेट होगा, वो कितना जनरेट होता है, d∅dt होता है ना, माइनस d∅dt होता है। ये माइनस बता रहा है कि फ्लक्स में जो चेंज आएगा उस चेंज का विरोध करेगा ये सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ ना। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा, n इंटू क्या, d∅dt, इतना ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो ईएमएफ क्या कहते हैं इसमें जनरेट हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या वोल्टेज भी कह सकते हैं, इन दोनों एंड के अक्रॉस का क्या जितना ईएमएफ इसमें जनरेट होगा उसी ईएमएफ को क्या कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं और वीएस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो माइनस मेरा n इंटू क्या d∅
dt लिख सकते हैं इसके लिए। तो n इस सेकेंडरी कॉइल इसका नाम रखे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स किसका है, सेकेंडरी कॉइल का, तो इसलिए ns लिख दिए। ns मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्या, सेकेंडरी कॉइल। तो इसके लिए ये इक्वेशन ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात देखा जाए, जैसा कि इसके लिए लिखे वैसा ही सेम टू सेम इस कॉइल के लिए भी लिखा जा सकता था। ये कॉइल इसमें क्या कहते हैं, ईएमएफ पैदा करेगा ना, ईएमएफ पैदा। अच्छा ठीक है, तो क्या कहते हैं ये इधर से पैदा करेगा। अगर इस वाले कॉइल में क्या कहते हैं ऐसा होता है ना कि क्या कहते हैं करंट का मान किसी इंस्टेंट पर करंट का मान, इनपुट में जब करंट दे रहे हैं तो इनपुट में का जो करंट है और वोल्टेज है वो तो जीरो भी तो होता है ना। आपने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है E बराबर क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन पढ़ा है आपने। इसमें क्या होता है, ऐसे करके ग्राफ चलता है। तो देखो तो आप यहाँ पर क्या हो गया, EMF जीरो, यहाँ EMF जीरो, यहाँ EMF क्या है, जीरो। तो जब EMF जीरो होगा यानी कि इसमें का EMF जीरो होगा, तब यानी कि EMF जैसे ही इसमें का बंद हुआ, इसको फ्लक्स मिलना बंद हुआ, तो ये क्या करेगा ना कि देखा कि अरे फ्लक्स गायब हुआ, तो ये एक तरह का फ्लक्स जनरेट कर देगा। ये जब फ्लक्स बनाएगा, ये भी कॉइल एक बार EMF जनरेट करेगा। ये कॉइल जब फ्लक्स चेंज बनाएगा, तो बनाने के बाद इसके द्वारा इसमें फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा थोड़े पल के लिए। किस इंस्टेंट के लिए, जब इसमें का अल्टरनेटिंग करंट का मान जब जीरो होगा, अल्टरनेटिंग EMF यानी वोल्टेज जब इसमें जीरो होगा, तब के लिए ये इसमें वोल्टेज पैदा कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो करंट है ना, तो जब इसमें इसके कारण इसमें जैसे करंट बना, अब इसमें का देखेगा कि करंट गायब होगा, तो गायब होने वाले करंट को ये क्या करेगा, ये बैक सपोर्ट देगा, ये इसमें फिर EMF इंड्यूस करा देगा। तो खैर उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन यहाँ पे बस इतना ही समझना है। इतना ऐसे जाओगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस वाले कॉइल के लिए ये इक्वेशन जैसे लिख दिए हैं, वैसे ही इस वाले कॉइल के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर चाहते तो क्या इस वाले कॉइल के लिए भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो इस वाले कॉइल के लिए भी क्या होगा, प्राइमरी के लिए EMF बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, माइनस d∅dt पढ़े हैं। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n गुना फ्लक्स हो जाएगा ना। EMF बराबर होता है क्या, EMF बराबर d∅dt, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n गुना d∅dt। माइनस साइन तो बता रहा है कि जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो EMF का विरोध करेगा। तो यानी कि प्राइमरी का जो EMF है उसी को प्राइमरी का हम लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं। प्राइमरी का क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। तो माइनस NP इंटू क्या, d∅dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये प्राइमरी का वोल्टेज, ये सेकेंडरी का यहाँ का वोल्टेज। ये प्राइमरी यानी यहाँ का वोल्टेज, ये सेकेंडरी यानी कि क्या, यहाँ का वोल्टेज। ये NP मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का, और NS मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का। यहाँ से मान लो हम लोग वोल्टेज लाएँ, तो क्या कहते हैं यहाँ से लाए हैं कुछ वोल्टेज, यहाँ से निकलेगा कुछ और वोल्टेज। यानी कि यहाँ से दिए वोल्टेज कितना VP, और यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा वो क्या है, VS। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। अगर VP कम है, ठीक है, तो इधर से VS बढ़ा सकता है इसको। अगर ये ज़्यादा है तो इसको क्या कम भी कर सकता है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से कब इधर इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज कब ज़्यादा होगा और इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज कब कम होगा, ये सिचुएशन को अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखा जाए अगर क्या कहते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखा जाए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय अगर आप इक्वेशन 2 करोगे, आप एक बात तो पहले समझ लो कि ये जो भी पढ़ा रहे ना ट्रांसफार्मर, इसका आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है ना मेरे नोट्स से ही क्या कहते हैं इस यानी कि PDF जो मैं इस ट्रांसफार्मर का प्रोवाइड करूँगा आपको, उससे ही आप अपने नोट्स में लिखना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे समझने के लिए आप इस्तेमाल कर लो, और वो नोट्स जो हम देंगे PDF जो देंगे उसी से ही लिखो। कहाँ से मिलेगा वो, गूगल पे सर्च करना है www.physicsbyamanwar.com, ठीक है। वहाँ वेबसाइट जैसे खुलेगा, 3 लाइन्स पे क्लिक किए, क्लास 12th में गए वहाँ क्लिक किए, अल्टरनेटिंग करंट सबसे आखिरी में देखोगे उसी पेज पे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। PDF मिल जाएगा, वीडियो यही वाला थंबनेल रहेगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं तो दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करना, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, या कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप क्लिक करोगे वहाँ से फिर आराम से कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 को ज़रा डिवाइड किए इक्वेशन 2 से, तो जहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखो तो आप VS/VP बराबर इधर का देखो तो आप माइनस NS इंटू d∅dt, अब बटे में इधर क्या है माइनस NP इंटू d∅dt। तो माइनस और माइनस कैंसिल, d∅dt कैंसिल,
तो क्या बचा, वी एस बाय वी पी बराबर क्या हो गया, एन एस बाय एन पी। आया ना ये रेशियो, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 3। लेकिन ये काम का चीज़ है इक्वेशन। क्या है काम का चीज़, क्या है ये, क्या बता रहा है कि वी एस और एन एस में सीधा संबंध है ना, और वी पी और एन पी में सीधा संबंध है। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चला, क्या पता चला मालूम, कि अगर क्या बोलते हैं वी एस मेरा ज़्यादा है, वो क्या कब होगा ज़्यादा, जब एन एस ज़्यादा है। यानी कि एन एस और क्या बोलते हैं वी एस में सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में अगर ज़्यादा होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा, यानी कि सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज भी मेरा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखो तो एन पी और वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके, एन पी के। यानी कि नंबर ऑफ टर्न अगर प्राइमरी का मेरा कम है तो प्राइमरी का वोल्टेज कम रहेगा। यानी यहाँ से दिमाग लगाएं कि अरे इसके तुलना में इसका इसमें नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा रहेगा तो इसके तुलना में इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसमें टोटल हम एक एग्जाम्पल के लिए तौर से आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का ज़्यादा है तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगा वो ज़्यादा होगा। जैसे इसमें मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए एन पी का मान है कितना, 50, यानी कि इसमें टोटल 50 टर्न है। कितना टर्न है, 50 टर्न्स। और इसमें जो टर्न्स है वो कितना है, 200 टर्न्स है। ठीक है, और एन एस जो है वो कितना है, 200 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर दिए मान लो कितना वोल्ट, इसमें दिए हम लोग मान लिया जाए 200, इसमें मान लिया जाए हम लोग देते हैं कितना, 4 वोल्ट। कितना दिए, 4 वोल्ट का इनपुट दिए, एक एग्जाम्पल के लिए दिए कितना, 4 वोल्ट का इनपुट दिए। क्वेश्चन हो गया, तो 4 वोल्ट का इनपुट, यानी कि 4 वोल्ट का इनपुट कहने का मतलब क्या हो गया, इनपुट 4 वोल्ट, यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज मेरा कितना है, 4 वोल्ट है। ठीक है, तो वी एस बताना है कितना होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा। आप देखो तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स था उसका 4 गुना है नंबर ऑफ टर्न्स किस में, सेकेंडरी में। यानी कि एन पी जो है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितना है, 50, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितना है, 200। यानी इससे 4 गुना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो यहाँ 4 वोल्ट है ना इनपुट में, तो आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा ना वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसके तुलना में ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या है, 4 गुना अगर ज़्यादा है, तो इस वोल्टेज के तुलना में इसमें जो वोल्टेज आएगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा। तो यानी कि इसका 4 गुना ज़्यादा यहाँ करेंगे तो 16। या एग्जाम्पल के लिए अगर ये मेरा 3 वोल्ट होता, 3 वोल्ट का इनपुट रहता, 3 वोल्ट का इनपुट देते, तो चूंकि इसके तुलना में नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 4 गुना है, इसमें 50 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें कितना है, 200 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इससे 4 गुना टर्न्स इसमें ज़्यादा है ना, इसका 4 गुना टर्न्स है ना इसमें, तो इसमें वोल्टेज अगर 3 वोल्ट देंगे तो इसका 4 गुना वोल्टेज यहाँ से निकलेगा। यानी कि 3 है तो यहाँ से निकलेगा कितना, 3 चौके 12, इतने कितना निकलेगा, 12 वोल्ट। ठीक है, आप आजमा के देख लो। इसी रिलेशन के अनुसार देखो, वी एस का मान आपको चाहिए अगर, तो वी एस का मान को वी एस का मान छोड़ दो। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी एस बराबर क्या होता है, एन एस बाय एन पी इंटू क्या, वी पी। तो आप देखो तो एन एस का मान कितना है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितना है, 200 बटे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना है, 50 गुना वी पी, यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, प्राइमरी का वोल्टेज यही है ना 3, प्राइमरी का वोल्टेज 3, तो ये इससे कट गया 4 बार में, 4 दिया क्या, 12 वोल्ट आया ना, 12 वोल्ट। तो इसका 4 गुना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है, तो इसका 4 गुना वोल्टेज भी इधर निकलेगा। समझे बात, ये चीज़ है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो एन एस बाय एन पी है ना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है। बात करेंगे हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। ठीक है, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको हल्का सा। ठीक है, मिटा करके तब बात करते हैं। लिए स्क्रीनशॉट, देखो नोट से ही आप लिखना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा नोट से लिखना, अच्छे तरीके से अपने खुद से लिखे हैं नोट्स, इसलिए बेस्ट होगा वो, कहीं कोई गलती नहीं। चलो लिए,
ठीक है, आगे देखो बात। तो हम लोग जो है यहाँ तक तो कर लिए, वी एस बाई वी पी बराबर क्या है, एन एस बाई एन पी, जहाँ से हम लोग को वी एस बराबर मिला एन एस बाई एन पी इंटू क्या, वी पी। ये जो एन एस बाई एन पी है ना, यहाँ पे याद रखना आप हेयर, ये जो एन एस बाई एन पी है ये कहलाता है क्या मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप देख लो, इसी के आधार पर जो है ना, इसी फार्मूला से आपको एक चीज़ और पता चलता है, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप में क्या होता है ना, कि स्टेप अप का काम है वोल्टेज को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करना, बढ़ाना। स्टेप अप, अप यानी ऊपर करना, वोल्टेज को ऊपर बढ़ाना। तो इसमें वोल्टेज ऊपर कब बढ़ेगा, जब प्राइमरी के तुलना में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होगा तब ना वोल्टेज बढ़ेगा। प्राइमरी के तुलना में जितना गुना सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होता है उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता है। अभी अभी हम लोग देखे थे एग्जांपल से ना। तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो NS है वो ज़्यादा रहेगा हमेशा, किससे, NP से। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि T रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है यानी कि कौन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या हो गया, यानी कि NS बाय NP जो है, यही ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसका मान क्या होगा, ऊपर वाला ये ज़्यादा और ये क्या, कम। तो बड़ा चीज़ में छोटा चीज़ से भाग दोगे, बड़ा में छोटा से भाग दोगे तो हमेशा ये एक से तो बड़ा होगा, बड़ा चीज़ में छोटा चीज़ से भाग दोगे तो एक से बड़ा होगा ना, ग्रेटर देन 1। तो स्टेप अप ऑब्जेक्टिव में काम देता है ये, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS ज़्यादा होता है कि NP, तो NS ज़्यादा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसका पूछेगा एक से कम, ज़्यादा या बराबर, तो एक से ज़्यादा होता है। एक होता है दूसरा, कौन सा भाई, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ना। तो डाउन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को क्या, घटाने वाला, ठीक है। दोनों का यूज़ पर भी बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। कब किसका यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, वो सब चीज़ भी बात करेंगे, वो बहुत मज़ेदार लगेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हुआ, तो क्या इसका काम है, टू डिक्रीज क्या, वोल्टेज। अच्छा, एक चीज़ और था, देर पहले हम आपको डिस्कस किए थे शुरू में कि अगर वोल्टेज कम मतलब करंट ज़्यादा, और इंक्रीज क्या, करंट भी कह सकते हैं ना। अगर वोल्टेज को कम करेगा तो करंट को बढ़ाएगा, टू डिक्रीज वोल्टेज, और क्या यहाँ पे क्या, टू इंक्रीज वोल्टेज और डिक्रीज क्या, करंट। अगर वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है तो उसी वक्त करंट घटता है, ठीक है। और टू डिक्रीज वोल्टेज और इंक्रीज क्या, करंट इसका काम होता है। तो खैर मेन जिसका नाम रखा गया है ना स्टेप अप का, वोल्टेज के अनुसार ही रखा गया है, स्टेप डाउन वोल्टेज के अनुसार ही रखा गया है। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर वोल्टेज कम कर रहे हैं मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो वोल्टेज के नाम से ही फेमस है ये, करंट के नाम से फेमस नहीं, ठीक है। तो अगर कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि वोल्टेज घटाना है, तो यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी था उसमें 50 था अगर, और सेकेंडरी में अगर 25 ही हो जाता, तो प्राइमरी के तुलना में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आधा। तो प्राइमरी से जब वोल्टेज सेकेंडरी में जाता तो वोल्टेज भी आधा हो जाता। अगर 3 वोल्ट भेजते हैं तो 1.5 वोल्ट हो जाता है ना। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसमें अगर क्या आते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि प्राइमरी में अगर क्या आते हैं कितना 50, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में अगर मेरा 25 होता, तो अगर इसका वोल्टेज प्राइमरी में मेरा 3 वोल्ट है तो इसमें चूँकि नंबर ऑफ, इसके तुलना में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आधा हो गया, तो इसके तुलना में इसमें जो वोल्टेज होगा वो भी आधा हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज होगा वो कितना 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा, घट जाएगा ना। इसका जब ये आधा हुआ तो इसका भी ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप डाउन में वोल्टेज इसका मेरा क्या होना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होना चाहिए, कम। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो क्या, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वाला। तो स्टेप डाउन में क्या, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा, कम रहेगा, किससे, प्राइमरी से। तो जब NS बाय NP की बात करें, अगर NS बाय किसकी, NP की, यानी कि T रेशियो की बात करें,
ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो NS/NP में तो NS तो छोटा है इस बार, तो छोटा चीज़ में बड़ा चीज़ से भाग देंगे तो ये हमेशा 1 से क्या आएगा, कम। यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ दिया तो आप बता सकते हो 1 से क्या होता है, कम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, अच्छा और भी बातचीत करते हैं इसमें, इसी में हम लोग और दूसरे तरीके से भी बात करते हैं। चूँकि क्या कहते हैं हमेशा, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, इफ ट्रांसफार्मर इज क्या, आइडियल। देखो हम इसी तरीके से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नोट्स में हम अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, तो वहाँ से नोट से ही आपको लिखना है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार। चलो ठीक है, तो समझ में आया कि क्या कहते हैं अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तब। लेकिन जनरली आइडियल ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है। आइडियल मतलब एकदम आदर्श ट्रांसफार्मर, उसमें कोई खराबी नहीं है। अरे ऐसा थोड़े हो सकता है कि कोई सुपर ट्रांसफार्मर हो, खराबी सब में होता है। लेकिन फिर भी हम लोग थ्योरेटिकली बात करते हैं कि अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो इनपुट पावर होगा, यानी कि पावर जितना हम डालेंगे वही पावर बाहर निकलेगा, यानी कि आउटपुट पावर बराबर होगा। यानी आने वाला पावर और जाने वाला पावर बराबर, यानी कि पावर बराबर तो क्या होता है, करंट इनटू क्या, वोल्टेज। पावर बराबर क्या होता है, करंट इनटू क्या, करंट इनटू क्या, वोल्टेज। तो करंट ये तो इनपुट में किसका, प्राइमरी में का करंट और प्राइमरी का वोल्टेज, और आउटपुट में क्या, सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी का क्या, वोल्टेज। ऐसे ही ना लिखेंगे, इनपुट में पावर, इनपुट पावर जो होगा, यानी कि इसमें जो इनपुट पावर होगा करंट गुना वोल्टेज, करंट गुना क्या लिखेंगे, वोल्टेज प्राइमरी का। इसमें का क्या बोलते हैं आउटपुट पावर जो होगा करंट इनटू क्या, वोल्टेज किसका, सेकेंडरी का। ये दोनों क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ से आप देखो तो VS/VP अगर यहाँ से निकालो तो आपको क्या आएगा, ये IP/बटे क्या, IS बराबर VS/बटे क्या, VP लिख सकते हैं। नहीं, VS के बटे में ये भेज दिए, इसको इधर लेकर के आ गए ना। तो आप एक चीज़ देखो तो VS/VP एक बार था इक्वेशन में ना, देखो तो VS/VP बराबर NS/NP भी होता है, और VS/VP बराबर IP/IS भी होता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS/VP जो है वो किसके किसके बराबर है, NS/NP के तो बराबर है ही, और यही VS/VP मेरा किसके बराबर है, IP क्या, IS के बराबर है कि नहीं। अच्छा, इन दोनों से मेरा जो रिलेशन बन करके आया था वो क्या बन करके आया था, यहाँ पे अगर ये दोनों मेरा बराबर है तो यहाँ पर इससे मेरा ये रिलेशन निकला था ना, इससे ये रिलेशन बना था ना, चूँकि क्या कहते हैं VS/VP बराबर NS/NP, तो देयरफॉर क्या हो गया था, VS यानी कि आउटपुट का जो, यानी सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो बराबर क्या होता था, NS/NP इंटू क्या, VP। ये बनाए थे ना रिलेशन। उसी तरीके से अगर इसको और इसको लेकर के चले, इसको और इसको लेकर के चलेंगे, तो चूँकि मेरा NS/ क्या है, NP बराबर क्या है, IP/बाय क्या है, IS है। तो ये IS को अगर इधर हम लोग लेकर के आ जाएं, IS यानी कि सेकेंडरी का करंट इनटू क्या, NS/NP ऐसे रह गया, इधर IP हो गया। और इसको उधर अगर भेज दे तो ये मेरा उधर चला जाएगा गुना में, और ये इधर मेरा आ जाएगा क्या चीज़ में, भाग में। तो IS बराबर क्या लिख सकते हैं, NP/बटे क्या, NS इंटू क्या, IP। यानी कि सेकेंडरी का जो करंट है वो, सेकेंडरी का वोल्टेज का ये फार्मूला NS/NP इंटू क्या, VP। और सेकेंडरी का जो करंट होगा ना, उसके करंट का क्या फार्मूला, NP/NS, NP/NS इंटू क्या, IP। देखो तो आप दोनों चीज़ में वोल्टेज में क्या है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगा उसका फार्मूला क्या है, NS/NP इंटू क्या, VP। अच्छा, और सेकेंडरी का जो करंट होगा उसका क्या फार्मूला है, NP/NS इंटू क्या, IP ना, प्राइमरी का करंट इंटू क्या, NP/NS। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इन्वर्स है ना, ये उल्टा हो गया ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो NS/NP को कहते हैं, और ये NP/NS मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इन्वर्स हो गया, उल्टा। अच्छा, तो खैर अगर क्या बोलते हैं हमको प्राइमरी का करंट पता रहे और NS और NP का मान पता रहे तो हम लोग सेकेंडरी का करंट निकाल सकते हैं। अगर हमको प्राइमरी का वोल्टेज पता रहे, NS और NP पता रहे, तो सेकेंडरी का क्या, वोल्टेज पता कर सकते हैं। प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स डालेंगे
तो हमको सेकेंडरी का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा। अगर हमको आउटपुट करंट चाहिए, है ना, सेकेंडरी का करंट चाहिए, तो हम लोग प्राइमरी का करंट डालेंगे, ठीक है, प्राइमरी का करंट, और क्या, प्राइमरी का करंट यहाँ बैठाएंगे, प्राइमरी वाला का नंबर ऑफ टर्न्स, और फिर यहाँ क्या बैठाएंगे, सेकेंडरी वाला का नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमको क्या निकल जाएगा, सेकेंडरी का करंट, यानी कि आउटपुट करंट निकल जाएगा। ये ऐसा काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक सब चीज़ है, यहाँ पे आप एक देखो तो इसी रिलेशन में आपको दिख रहा होगा, एक चीज़ साफ समझ में आ रहा होगा। अगर NS और IS में उल्टा संबंध है कि नहीं, IS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, NS। इसका मतलब अगर सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो सेकेंडरी से जो करंट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। सही बात है, सेकेंडरी में देखो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा है ना, NS में, इसमें NS ज़्यादा है। तो अगर NS ज़्यादा है, ये दोनों रिवर्स है। रिवर्स कहने का मतलब ये हो गया, ये भी जो हम लिखे थे सही लिखे थे, NS और IS में उल्टा संबंध का मतलब अगर NS ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो NS ज़्यादा, इसमें देखो तो स्टेप अप में क्या है, NS ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो करंट क्या हो गया, कम, डिक्रीज करंट, यानी कि कम करंट ना। अगर NS का मान क्या है, अगर NS का मान कम है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन में NS का मान कम रहता है, करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी NS कम है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो NS अगर कम है तो इंक्रीज करंट बढ़ जाएगा, है कि। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। लो 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 स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, लिए। चलो आगे देखो एक चीज़। हाँ, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्या, थोड़ा सा यूज़ के बारे में, ठीक है, यूज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखा जाए, पहला तो एक होता है स्टेप अप वाला, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, इसका यूज़ कहाँ होता है, पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे कि मान लिया जाए कहीं पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर बिजली बनाया जाएगा तो वहाँ से अगर मान लिया जाए हमारे बिहार में, जैसे यहाँ पे क्या है कि बरौनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर क्या कहते हैं बिजली वगैरह का उत्पादन होता है, और वहाँ से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से यहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं बिजली भेजा जाता है, ठीक है। तो अगर बरौनी में बनता है और वहाँ से पूर्णिया यहाँ भेजा जा रहा है, तो वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है लगभग 250 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर 250 किलोमीटर तक अगर भेजा जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है ना कि चूँकि पावर जो बनाया गया, पावर जो प्रोड्यूस किया गया, वो पावर क्या कहते हैं, मान लिया जाए अगर क्या कहते हैं कितना वाट का बिजली पैदा किया गया, तो मान लिया जाए 1 लाख वाट का बिजली पैदा किया गया है। कितना, 1,11,10,000 10,000 लाख, 1 लाख वाट का, ठीक है, या 1 मेगावाट पैदा किया गया, मान लिया जाए 1 मेगावाट पैदा किया, यानी कि 10 लाख, 1,11,10,000 10,000 लाख 10 लाख, इतना वाट। तो 10 लाख वाट का मतलब हो गया क्या, ये 10 लाख वाट यानी कि 1 मेगावाट का बिजली पैदा किया गया, यानी कि टोटल 10 लाख वाट। तो जब 10 लाख वाट पैदा किया गया वहाँ पर, तो वहाँ से अगर यहाँ तक हमको भेजना है, ठीक है, पावर, वही पावर को यहाँ भेजना है, तो वो पावर का जब सप्लाई करेंगे ना, पावर सप्लाई जब भी होता है, तो वहाँ से यहाँ तक पावर भेजेंगे, तो क्या किया जाता है ना कि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है और करंट को कम कर दिया जाता है। मतलब जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, स्टेप अप में क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, जो वोल्टेज बढ़ाता है वो करंट घटा देता है। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा और करंट घटेगा, तो वोल्टेज बढ़ के मान लो वोल्टेज आपको जब वहाँ से भेजा जा रहा है, तो वोल्टेज आपको है मान लिया जाए कितना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, क्या कहते हैं इतना वाट का है, तो वोल्टेज हो गया कितना, मान लिया जाए 1 लाख वोल्ट, या क्या कहते हैं 5 लाख वोल्ट, या 10 लाख वोल्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कितना है, 10 लाख वोल्ट, ठीक है। 1,11,10,000 10,000 लाख 10 लाख ना, 1,11,10,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। ये तो 10 लाख हो गया, ये 1 लाख हो गया, ये 5 लाख हो गया, ठीक है। कितना वोल्ट हो गया, 1,11,10,000 10,000 लाख, यानी कि 5 लाख। वोल्टेज कितना रख लिए, 5 लाख, और वोल्टेज गुना क्या होता है, करंट, यही तो मेरा क्या देगा, पावर। पावर कितना है, 10 लाख, 1,11,10,000 10,000 लाख 10 लाख, इतना वाट का पावर होना है। तो वोल्टेज इतना है तो करंट मेरा कितना होना चाहिए,
करंट होना चाहिए कितना, 2 एम्पियर का करंट, ये होगा 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। और वोल्टेज कितना, 5 लाख वोल्ट, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, है ना, 5 गुना 2, यानी कि करंट हो गया 2 एम्पियर और वोल्टेज हो गया कितना, 5 लाख। तब ना करंट गुना वोल्टेज बराबर 10 लाख वाट का बिजली पैदा हो गया, ठीक है। तो वो वहाँ से सप्लाई किया गया, तो एकदम हाई वोल्टेज वाला वायर आता है, ठीक है, एकदम हाई वोल्टेज आएगा। फिर आसपास के आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पावर ग्रिड होगा वहाँ पर वोल्टेज को फिर क्या किया जाता है, कम कर लिया जाता है, जिससे करंट का मान थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब वोल्टेज को कम किए, तो जैसे ये वोल्टेज को कम किए, मान लिया जाए वोल्टेज कम करके कितना, 5000 वोल्ट कर दिए, 11000 वोल्ट का सप्लाई होता है हमारे घर में। आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि क्या कहते हैं, अक्सर आपके घर गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 11000 वोल्ट आता है। फिर वो ट्रांसफार्मर और वोल्टेज कम करके 11000 से कितना और कम करके सप्लाई आपके घर में 220-240 वोल्ट करता है ना। तो क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड के पास जब आया तो वो पावर ग्रिड क्या किया, वोल्टेज को कम किया, जिससे करंट थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मान लिया जाए उसके पास करंट क्या किया, वो वोल्टेज को और कम किया, तो करंट का मान क्या हो गया, उसके कारण बढ़ गया। तो ये जितना वोल्टेज को कम करेगा तो करंट इधर से क्या होगा, बढ़ेगा। ये लगता है पावर हम कुछ ज़्यादा ले लिए थे, खैर ठीक है, फिर भी कोई नहीं। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। अच्छा, अब ऐसा भी आपके मन में सोच रहे होंगे कि जहाँ पे बरौनी में बिजली बना, वहाँ से जब यहाँ पर भेजा जाता है, पावर को सप्लाई किया जाता है, तो वोल्टेज को इतना हाई क्यों रखा जाता है, ठीक है। वोल्टेज हाई करने से क्या होता है ना, करंट कम हो जाता है। और करंट कम होने से क्या फ़ायदा हमको है, वायर जो वहाँ से यहाँ तक बरौनी से पूर्णिया तक आया ना, तो उस वायर में जो हीट पैदा होगा ना, वो हीट कम पैदा होगा, क्योंकि हीट बराबर फार्मूला होता है I²RT। देखते हो आप, अगर करंट का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो हीट देखो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है हीट। तो करंट जितना होगा ना उसका स्क्वायर हो जाएगा हीट, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक, तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो I² क्या हो गया, I² इंटू क्या R इंटू क्या T। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है ताकि करंट कम हो जाए, और करंट कम होने से हीट क्या होगा, कम लॉस होगा। तो इसीलिए जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है ना, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है, यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, यूज्ड फॉर क्या, पावर ट्रांसमिशन। उसी तरीके से दूसरा अगर बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी यही कहानी है। स्टेप डाउन में क्या होता है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वेल्डिंग मशीन जहाँ होता है ना, वेल्डिंग मशीन, तो उसमें क्या होता है ना कि आग एकदम देख रहे हो, चिंगारी एकदम जल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होता है। तो गर्मी चाहिए, यानी हीट चाहिए, हमको चाहिए कि हीट ज़्यादा हो। तो उसके लिए मेरा क्या, I²RT जो है, उसमें क्या बोलते हैं, मेरा हीट ज़्यादा होने के लिए करंट ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होने के लिए क्या, वोल्टेज कम। तो वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट मेरा क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ताकि वोल्टेज को वो गिरा देता है, जिससे कि क्या होता है, करंट मेरा बढ़ जाता है। तो वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ा तो गर्मी वो ज़्यादा पैदा करता है, तो वहाँ पे हमको यूज हो जाता है वेल्डिंग मशीन वगैरह। और हमारे घर में मोहल्ले वगैरह में भी जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, वो ट्रांसफार्मर भी मेरा क्या रहता है, एक तो वेल्डिंग में काम आया, वेल्डिंग मशीन में, और दूसरा क्या बोलते हैं, घर का जो गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, 11000 वोल्ट आता है, ठीक है। और बाहर जब हमारे घर में सप्लाई होता है तो 240 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट हमारे घर में औसतन घर में हमारे सप्लाई होता है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, पावर ग्रिड से आने वाले वोल्टेज को कम करके घर में भेजता है, वहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है। चलो ऐसा कहानी सब होता है। तो सारा चीज़ नोट्स में है, वहीं से करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ क्या, यहीं पर हम लोग को बात करना है थोड़ा सा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके बाद लॉस देखेंगे। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी यानी कि कितना क्षमता है ना, कितना मतलब किफ़ायती है ट्रांसफार्मर या नहीं, इसके बारे में। तो देखो, ये इनपुट पावर यानी कि पावर जितना हम लोग दे रहे हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है, अगर टोटल पावर को ये बाहर की तरफ सप्लाई कर देगा तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी कहेंगे क्या कि 1 है, 100% एफिशिएंसी है।
अगर हम जितना पावर दे रहे हैं और बीच में कुछ पावर का लॉस हो जा रहा है तो कहेंगे क्या कि एफिशिएंसी कम हो गया। तो एफिशिएंसी अगर ट्रांसफार्मर का चाहिए तो एफिशिएंसी बराबर होता है क्या, आउटपुट पावर अब बटे क्या, इनपुट पावर, यही कहलाता है एफिशिएंसी। और अगर एफिशिएंसी का परसेंटेज पूछे तो होता है आउटपुट पावर अब बटे क्या, इनपुट पावर इनटू क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का। तो अगर क्या कहते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन क्या आइडियल, जबकि आइडियल तो वास्तव में पॉसिबल है नहीं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, 1, यानी कि बाहर वाला यानी इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होना चाहिए ना। अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगा तब पावर का कोई लॉस नहीं होगा, तो कहेंगे ना एफिशिएंसी क्या है इसका 1। और एफिशिएंसी का परसेंटेज आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी का परसेंटेज क्या होना चाहिए, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर बराबर, तो कट के आ गया 1 इंटू 100 बराबर 100%। एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, 100% आइडियल ट्रांसफार्मर का ना ये। और नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि जो रियलिटी में ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए एफिशिएंसी हमेशा, रियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी 1 से कम, ठीक है, रियलिटी में। और उसके लिए एफिशिएंसी का परसेंटेज भी हमेशा 100% से क्या होता है, कम रहता है रियलिटी में, लेकिन आइडियल के लिए 100% ट्रांसफार्मर ये। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या बोलते हैं एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी परसेंटेज 100%। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। तो इसका नोट से लिखना बाबू, नोट से, ठीक है, वहीं से करना हो, इसमें ज़्यादा सही है। फिर कमेंट में बताना कि नोट्स कैसा लगा आपको देख करके, ठीक है। और एक चीज़ क्या बोलते हैं, अब हम लोग लास्ट इसी में बात कर लेते हैं क्या, फिर अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है वो उसका दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, बात करते हैं कि आखिर ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो पावर, जितना इनपुट में पावर देते हैं और जो आउटपुट में जो पावर निकलता है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ना इनपुट और आउटपुट पावर बराबर रहता है, लेकिन नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यानी जनरली 95% के आसपास एफिशिएंसी रहता है उसका, यानी कि जितना दिए ना उस जितना पावर देंगे उसका 100% पावर उस तरफ नहीं निकलेगा, बल्कि 95-96% के आसपास जितना पावर देंगे उसका 95-96% पावर उस तरफ निकल पाता है। तो 3-4% को नेगलेक्ट करके काम चला लेता है लोग, ठीक है। उतना पावर 3-4% पावर का लॉस हो जाता है थोड़ा बहुत। वही लॉस होता कहाँ पे है, किस वजह से होता है ट्रांसफार्मर में पावर का लॉस, उस लॉसेस के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, लॉस ऑफ क्या, ट्रांसफार्मर। देखा जाए 4 तरीके से एनर्जी का जो है लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देता है कि नेम द एनर्जी लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो नाम खाली आपको लिख देना है 4, लेकिन अगर क्या बोलते हैं सबको एक्सप्लेन करने भी बोला तब बढ़िया ढंग से दिखना है, ठीक है। नोट्स में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, ठीक है, खुद से अपने हाथ से लिखे हुए बढ़िया ढंग। अभी हम आपको खाली समझा देते हैं सारा चीज़, ठीक है। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देखने आता है ना कोई बच्चे, ऐसे तो नहीं कि उसको डिस्क्रिप्शन भी पता नहीं चलता कि वीडियो देख रहे तो डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। नॉर्मल ऐसे मोबाइल देख रहे हो तो पता नहीं यार, खैर चलो कोई नहीं, देखते हैं। फ्लक्स लीकेज की बात करें अगर, तो फ्लक्स का लीकेज कहने का मतलब फ्लक्स लीक कर जाता है इधर उधर। जैसे कि अगर यहाँ पर है क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इसमें इधर का कॉइल और इधर का कॉइल है, ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया क्या, सेकेंडरी। इसमें होता क्या है कि ये जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा ना, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास चल हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर या इधर भी चला जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, कुछ मान लिया जाए टोटल ये फ्लक्स जितना बनाया, सारा फ्लक्स इसको नहीं मिला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबरा इसको नहीं मिला, कुछ फ्लक्स इधर उधर बर्बाद हो गया, तो वो भी एक तरह का लॉस है। अगर पूरा फ्लक्स इसके द्वारा इसमें लिया जाता तो पावर भी पूरा इनपुट पावर आउटपुट पावर बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ फ्लक्स इधर और इधर भी बाहर उधर भी निकल जाता है। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक तो आप काम कर सकते हो, सॉफ्ट आयरन कोड का इस्तेमाल करो। सॉफ्ट आयरन कोड और वो भी क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो वो क्या होगा कि इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने देने के बजाय क्या करेगा, इससे खुद से ही पास करने देगा, ठीक।
और अगर अच्छा तरीके से आप चाहते हो कि सारा का सारा फ्लक्स इसी में मिल जाए तो उसके लिए आप ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन को थोड़ा बदल सकते हो। ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन कुछ ऐसा कर लो, ठीक है, ऐसा। उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन ऐसा करके एनसीईआरटी में देखोगे तो 2 ट्रांसफार्मर का फोटो बनाया था। राइट साइड वाला हम पहले बनाए थे, लेफ्ट साइड वाला देखो आप यहाँ पर भी है। इसमें क्या करो, एक ट्रांसफार्मर में एक कॉइल को यहाँ पे लपेट दो, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। उसी के क्या कहते हैं अंदर में क्या करो आप, सेकेंडरी कॉइल को लपेट दो उसी के ऊपर, एक के ऊपर एक। तो अब प्राइमरी वाला जो फ्लक्स बनाएगा वो सारा सेकेंडरी वाले को, अंदर वाले को मिल जाएगा। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर में ही सोलेनॉइड, बाहर में प्राइमरी और अंदर में क्या, सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला जितना फ्लक्स बनाएगा सारा का सारा फ्लक्स किसको मिलेगा, सेकेंडरी वाले को फ्लक्स मिल जाएगा। जैसा कि म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन किया था ना, एनसीईआरटी की बुक में भी है एक क्वेश्चन, यानी सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था वहाँ पे, 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का, वैसा ही फोटो यहाँ पे। तो प्राइमरी वाले सोलेनॉइड के अंदर में भी सोलेनॉइड डाल देंगे तो ये जितना बाहर वाला सोलेनॉइड फ्लक्स बनाएगा सारा अंदर वाले को मिल जाएगा। ये भी एक ट्रिक अपना सकते हो, क्या करेक्ट करने के लिए, है कि नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लोग वाइंडिंग अगर किए, मान लिया जाए अगर ऐसा ही वाला वाइंडिंग कर दिए, वाइंडिंग कहने का मतलब ये जो कॉइल है ना, कॉपर का कॉइल या तांबा वांबा से जो है वाइंड किए, यानी कि ऐसे ऐसे मोड़े, चाहे ऐसे ऐसे वाला ट्रांसफार्मर हो या ऐसे ऐसे वाला ट्रांसफार्मर हो, वायर तो इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी कॉपर वायर ही देखते होगे ट्रांसफार्मर में अक्सर रहता है। तो अगर जो वायर इस्तेमाल किया है तो वायर तो कोई सुपर कंडक्टर है नहीं, वायर में कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है। तो उस रेसिस्टेंस के कारण इस वायर यानी वाइंडिंग यानी इस वायर के रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट डेवलप हो जाता है। अगर वायर में रेसिस्टेंस है और करंट इससे पास कर रहा है तो हीट होगा ना भाई, क्योंकि हीट बराबर फार्मूला होता है I² क्या, RT। तो रेसिस्टेंस है अगर, तो वहाँ पर से करंट पास करेगा तो हीट डेवलप होगा। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस के ऊपर से अगर करंट पास करता है, रेसिस्टेंस यानी कि किसी वायर में अगर रेसिस्टेंस है, करंट पास करेगा तो हीट डेवलप होगा, और उसके कारण क्या होता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे हीट लॉस होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये सारा चीज़ है। अच्छा, हम चाहते हैं क्या कि क्या कहते हैं, ये हीट लॉस मेरा कम हो, यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो करंट पास करेगा तो तार तो गर्म होगा ही, तो ये कम हो, ये वाला लॉस कम हो, एनर्जी का लॉस इस तरीके से कम हो। तो उसके लिए ये जो कॉपर का वायर है ये थोड़ा सा मोटा वायर का इस्तेमाल करेंगे। कैसा वायर का, मोटा वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये मोटा वायर यानी कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। तो आप जानते हो रेसिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है ρ×L क्या, A। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि वायर का, ये पतला वायर के बजाय मोटा वायर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है, वायर का अगर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। और रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट भी, रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो हीट भी क्या, कम लॉस होगा। तो वायर कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, मोटा वायर। अच्छा ठीक, एडी करंट भी होता है प्रोड्यूस। अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में अगर ऐसे ही कॉइल लपेटो, चाहे बीच वाला स्थिति में लपेटो, कैसे भी लपेटो, तो आप एक चीज़ क्या कहते हैं देखोगे कि बार बार अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो कॉइल है, सोलेनॉइड है, इसके अंदर में यहाँ पे कंडक्टर है ना भाई, तो यहाँ पे का चूँकि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इस कंडक्टर को महसूस होगा ना कि मेरे आसपास मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। तो कंडक्टर को महसूस होगा मेरे आसपास मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो उस कंडक्टर में क्या, ईडी करंट पैदा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके गोल गोल साइड ईडी करंट। ईडी करंट पैदा होगा तो ईडी करंट के कारण क्या होगा, ये कंडक्टर सब गर्म हो जाएगा, हीट पैदा हो जाएगा ना, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है क्या, I² RT। करंट प्रोड्यूस हुआ तो हीट डेवलप हो गया। और हम चाहते हैं क्या कि इस तरीके का जो हीट लॉस है वो कम हो। तो ऐसा वाला हीट लॉस कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो क्या कहते हैं मटेरियल है ना, कोर मटेरियल, इसको ना वार्निश कर दिया जाता है, या फिर इसको लेमिनेटेड बना दिया जाता है। लेमिनेटेड कोर मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि उस पर ना पॉलिश चला दिया। आप कभी कभी ट्रांसफार्मर, अगर रेडियो का ट्रांसफार्मर को कोई अगर खोल के देखे होगे तो ई शेप का ऐसे ऐसे करके बना रहता है उसमें, ठीक है। और वो ई शेप का जो है ना, वो क्या करता है ना, ई शेप का भी अगर बना दोगे ना आप, तो उससे भी ईडी करंट जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि ईडी करंट को चलने के लिए रास्ता थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके कारण डिस्टेंस ज़्यादा यानी कि लंबाई एक तरह से बढ़ जाता है, तो उससे भी ईडी करंट कम होता है ना। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है ना ρ×L क्या, A। तो लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होता है, कम। I=V/R। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होता है, कम। तो चूँकि एडी करंट को ज़्यादा डिस्टेंस सब ट्रैवल करना पड़ता है,
तो ये भी एक तरीका है, कारण पूछ सकता है कभी भी कि ट्रांसफार्मर को ई शेप में क्यों बनाया जाता है, ताकि क्या बोलते हैं, ई शेप में बनाने से क्या होता है कि एडी करंट को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस सब ट्रैवल करना पड़ जाए, तो जिसके कारण क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं, उसको लंबाई ज़्यादा महसूस होगा, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम ईडी करंट पैदा हुआ। और एक तरीका है जनरल जो एनसीईआरटी में लिखा है कि ईडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उस पर वार्निश कर दिया जाता है। वार्निश एक पीला कलर का गंदा जैसा दिखने वाला ऐसा वार्निश। आसपास में कोई मिस्त्री हो ना, मोटर वोटर ठीक करने वाला मिस्त्री, उससे पूछना कि वार्निश क्या होता है, या पंखा उंखा में भी वार्निश कराया जाता है, ठीक है। तो वार्निश, अगर पंखा गर्म होता है बहुत ज़्यादा तो उसको वार्निश किया जाता है ताकि ईडी करंट कम हो जाए। पंखा में भी कॉइल रहता है ना, तो क्या होता है कि वार्निश कर देने से जो है ना, क्या कहते हैं यहाँ पे ना, ये सब थोड़ा सा ना बैड कंडक्टर, वार्निश बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो बैड कंडक्टर होगा तो करंट, ईडी करंट का मान क्या हो जाएगा, कम, और करंट का मान कम होने से क्या होगा, हीट भी मेरा कम प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ईडी करंट को बचाने के लिए वार्निश किया जाता है। फिर आता है हिस्टेरेसिस लॉस। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक चीज़ की कॉइल है भाई, और उसी में कंडक्टर जैसा तो फंसा हुआ है ही कुछ भी, तो कॉइल के अंदर अगर क्या बोलते हैं मटेरियल डला हुआ है, और क्या बोलते हैं यहाँ एसी सोर्स है, मतलब कभी करंट इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से, तो इस मटेरियल का जो डायपोल सब है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। 5वें चैप्टर में ना आपने आखिरी टॉपिक पढ़ा होगा हिस्टेरेसिस के बारे में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हिस्टेरेसिस पढ़ा था ना, नहीं तो उसको रिवाइज कर लो। उसमें था ना कि क्या बोलते हैं, अगर कॉइल सोलेनॉइड के अंदर में अगर है ये मटेरियल, तो डायपोल सब इसका ऑसिलेट करता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो है इस मटेरियल का ऑसिलेट करते रहता है बार बार। तब फिर उसके कारण ये जो मटेरियल है वो क्या हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण जो एनर्जी जो लॉस होता है, हीट हो गया, गर्म हो गया तो इन्वायरमेंट में चला गया, उस पर गर्म हो गया तो उस गर्मी पे चाय थोड़े बनाएंगे भाई। ट्रांसफार्मर में देखे होगे कि कभी कभी आग जैसा जलते रहता है, तो वो सब क्या है, एनर्जी का लॉस है, उस पर चाय थोड़े बना सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो एक तरह से लॉस है, वो सब हिस्टेरेसिस लॉस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो और ये हिस्टेरेसिस लॉस कैसे कम होगा, तो हमको एक ऐसा मटेरियल सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका हिस्टेरेसिस लॉस जिसमें क्या होता हो, कम होता हो। तो ये तो मटेरियल डिपेंड करता है। और आपको याद होगा वहाँ पर कुछ हम एक ग्राफ बनाए थे हिस्टेरेसिस में जब पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। इसी तरीके से था कुछ, क्या बोलते हैं, ग्राफ हुआ करता था हिस्टेरेसिस का, और ये एरिया जितना कम होगा उतना हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा, हीट लॉस कम होगा, वर्क डन कम करना पड़ेगा, इस तरीके का था। तो मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होता हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सारा चीज़ हम लिख दिए हैं नोट्स में, अच्छे तरीके से सब कुछ को एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। लाइन बाय लाइन बढ़िया से समझोगे, एकदम जनरल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किए हुए हैं, अपना शब्द में एकदम, ठीक है। फिर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो दोस्तों को भी बताओ यार, थोड़ा सपोर्ट करो क्या। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। बस इसमें मोटा मोटी एक आध दो हो सकता है वाटलेस करंट या चॉक कॉइल होगा तो बता देंगे, नहीं तो चैप्टर तो भाई कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। चलो बाय। एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कुछ बना लेना आप, जहाँ दिक्कत हो हमारा प्लेलिस्ट से हेल्प ले सकते हो, वीडियोस तो हमारा है ही। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर में क्या। बाय।